हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। महाकुंभ मेले का आज 7वां दिन है। शाम को मेले में भीषण आग लग गई। 22 मिनट के उस अग्निकांड ने लोगों के होश उड़ा दिए। आग लगने के कुछ ही देर के बाद सीएम योगी घटनास्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से बात कर घटना की जानकारी ली। तमाम अफसर फौरन मौके पर मौजूद रहे। बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया गया, रोक लिया गया। क्या हुआ था, पूरी कहानी रखेंगे आपके सामने। कुंभ में आग की इस घटना को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी है। प्रशासन ने जांच की बात कही है। वैसे 3 बातें सामने आ रही हैं। कोई चिंगारी तो कोई सिलेंडर को वजह मान रहा है। थ्योरी शॉर्ट सर्किट की भी है। असली वजह क्या है, कल से पूरे मामले की जांच शुरू होगी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त पंडाल और टेंट में 500 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। इनमें श्रद्धालु और साधु संत भी थे। देवदूत की तरह 3 मिनट पे मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। भगवान का शुक्र कहिए कि कोई जनहानि नहीं हुई। उधर सैफ हमला केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। लेकिन कोर्ट में जो दलील दी गई उसने इस हमले का इंटरनेशनल एंगल पेश कर दिया है। और कल से डोनाल्ड ट्रंप भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वापस आ रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। इस बार ट्रंप का शपथ कितना अलग है, शपथ के बाद ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं, जनहित में ये सब कुछ आप तक रखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। शाम 4:08 का वक्त था। महाकुंभ मेले के पंडाल में भीषण आग लगी और देखते ही देखते चारों ओर अफरा तफरी मच गई। आग मेला के जिस क्षेत्र में लगी वो शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 का इलाका है। यहां पर आग गीता प्रेस के कैंप में लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे पंडाल को, छोटे छोटे टेंट को अपने कब्जे में ले लिया। गीता प्रेस के 180 कॉटेज इस घटना में जल गए हैं। ये 6 अलग अलग कैमरों में कैद हुई आग की तस्वीरें हैं। जैसे ही आग की खबर फैली हड़कंप मच गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पूरा मेला प्रशासन, अफसर, सुरक्षा में लगे जवान, दमकल की टीम फौरन मौके पर पहुंची और 20 मिनट में ही आग को काबू में पा लिया गया। लेकिन तब तक टेंट जल चुके थे। टेंट में रखे गए संत और श्रद्धालुओं के सामान भी जलकर खाक हो चुके थे। एक संत के 1 लाख रुपए भी इसमें जल गए। मेले में आग की यह घटना 4:08 की है। 3 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 22 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। यानी 4:30 बजे तक आग काबू में आ चुका था। आग की यह घटना कितनी बड़ी थी, कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यह तस्वीर आसमान से ली गई है। टॉप एंगल से आग की भयानक लपटें दिखाई दे रही हैं। अच्छी बात यह रही कि भयानक आग को हमारे जाबाज सुरक्षा कर्मियों और जवानों ने समय पर काबू पा लिया। बड़ी अनहोनी से मेले को बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निकांड की सूचना मिलते ही सीएम योगी से बात की। उस वक्त मुख्यमंत्री घटनास्थल के आसपास ही थे। आप लोग देख सकते हैं किस तरह कुंभ मेले में ये आग लगी हुई है। आग की ये ऊंची लपटें और धुएं का गुबार प्रयागराज की है, जहां रविवार की शाम एक चिंगारी ने महाकुंभ की रौनक को कोलाहल में बदल दिया। प्रयागराज के नए और पुराने रेलवे ब्रिज के बीच महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए सेक्टर 19 में आग लगी। साधु संतों के शिविरों में से किसी एक शिविर में लगी आग ने तेजी से कई और तंबुओं को चपेट में ले लिया।
ये देखिए ऊपर की तरफ में जो तस्वीरें हैं, ये पुल जिसके 2 पुल हैं और इन दोनों पुल के बीच में यहाँ पर आग लगी थी। अंदर भी आपको जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल तो आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है। वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, उसका जो पूरा टेंट था वो पूरी तरीके से जल गया। शाम 4 बजे के करीब कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी आग ने देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि आसमान में उठ रहा आग का धुआं कई किलोमीटर में फैले कुंभ मेला क्षेत्र में काफी दूर से नजर आने लगा। कुंभ मेले में हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि आग की लपटें बड़ी तेजी से एक के बाद एक दूसरे तंबू तक फैलने लगी। ये तस्वीर है महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 5 की। भीषण आग लगी है और प्रचंड आग है। आप देखिए जो ये रेलवे ब्रिज है ये इसकी चपेट में आ रहा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ में हुए इस हादसे की वजह बताई जा रही है साधु संतों के शिविरों में रखे ये LPG सिलेंडर। बंद नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि एक शिविर में रखे सिलेंडर में हुआ धमाका ही आग की वजह बना। बाल्टी पानी की मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक के बाद एक सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग ने मेला क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि कुंभ मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तैनात NDRF और SDRF की टीमों ने तेजी से बढ़ती लपटों को और फैलने से पहले ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग लगी पहले, फिर सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने से तब आग फैली है। हाँ, 6 सिलेंडर फटे? नहीं सर, 4 सिलेंडर फटे हैं। महाकुंभ में आग की खबर मिलते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने के लिए खुद मेला क्षेत्र में पहुंचे और मौके पर चलाए जा रहे राहत और बचाव को तेज करने का निर्देश दिया। राहत की बात ये रही कि मेला क्षेत्र में मौजूद भारी भीड़ के बावजूद कुंभ में हुए इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही आग की इन लपटों ने दहशत जरूर फैला दी। मेला क्षेत्र में जिस जगह पर यह आग भड़की उस जगह पर 500 से ज्यादा लोग घटना के वक्त मौजूद थे। मानवीय चूक कहें, लापरवाही कहें, 22 मिनट की आग ने तांडव मचा दिया। अच्छी बात यह रही कि समय रहते तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया था। कोई जनहानि नहीं हुई। मेला क्षेत्र में लगी इस आग में जो सबसे वायरल वीडियो है वो है चलती ट्रेन का। नीचे आग लगी थी और पास में ही ऊपर से ट्रेन गुजरती जा रही थी। कुछ लोगों ने ट्रेन के अंदर से भी आग के वीडियो बनाए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आग कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी जो बढ़ते बढ़ते सेक्टर 20 तक जा पहुंची। आग के धुएं का गुबार आसमान तक उड़ता दिखा। गीता प्रेस और धर्म संघ के शिविर को नुकसान पहुंचा है। आग कैसे लगी इसको लेकर 3 अलग अलग तरह की थ्योरी चल रही है। एबीपी न्यूज की टीम ने स्थानीय लोगों से, मेला प्रशासन और जिस पंडाल में आग लगी वहां के लोगों से बातचीत की है। कोई एक कारण नहीं बताया जा रहा। पहला कारण सिलेंडर फटने का बताया जा रहा है। कुछ लोग दूसरा कारण शॉर्ट सर्किट को मान रहे हैं। तीसरी वजह बताई जा रही है कि पास में ही आग जलाकर कहीं पर कुछ बनाया जा रहा था जिसकी चिंगारी भड़की और उसके बाद आग इस तरह से भड़कती हुई चली गई, फैल गई। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि कारणों की जांच की जाएगी। चारों तरफ से आग को घेर करके, ताकि मतलब एक कॉर्डन टाइप में बनाया गया ताकि आग फैलने ना पाए। और पहला जो काम था वो यहाँ से इवैक्यूएशन का कराया गया। तो कारण थे बेसिक, उन्हीं के ऊपर जो है उसकी जांच की जा रही है और वो जांच के उपरांत अभी पता चलेगा कि मेजर कारण क्या रहे। बहुत सारी यहाँ पे फूस की झोपड़ियाँ थी, बहुत सारा पुआल यहाँ पर था जिसकी वजह से थोड़ा सा आग बुझने में टाइम लगा और बीच बीच में जो सिलेंडर थे वो ब्लास्ट हुए जिसके कारण एक्सेसिव जो हीट थी वो आसपास फैल गई। कोऑर्डिनेशन था सभी टीम्स का, सभी स्टेक होल्डर का, वो यहाँ पर देखने को मिला और जिसकी वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई। कुंभ मेले में लगी आग की असली वजह क्या थी ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन रविवार की शाम मेला क्षेत्र में लगी आग पर अगर वक्त रहते काबू नहीं किया जाता तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। करीब 130 से ज्यादा टेंट इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह से खाक हो गए। गनीमत यह थी कि हादसा उस वक्त हुआ जब दोपहर के बाद भी संगम में स्नान जारी था और ज्यादातर लोग तंबुओं से बाहर थे। कुंभ मेले में लगी आग ने जितनी तेजी से अपना दायरा फैलाया उतनी ही तेजी से मेला क्षेत्र में मुस्तैद फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमों ने आग की लपटों पर काबू भी पा लिया।
लेकिन आग बुझी और धुआं छटा तो सेक्टर 19 में संगम की रेती पर चारों ओर सिर्फ राख फैली हुई थी। जिन जगहों पर थोड़ी देर पहले साधु संतों के शिविर बने हुए थे, वहां आग बुझने के बाद जले हुए सामान, कपड़े और बिस्तर फैले हुए थे। ये खाना बनाने का जो तसला है, भगोना है, बाल्टी है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये कुछ लकड़ी की जो चीज़ें हैं जिस पर जो तख्त है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लोहे के जो सामान थे वो कहीं ना कहीं कुछ बचे हैं, बाकी तो चीज़ें पूरी तरीके से जल गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ टीन, लोहे के सामान और बाकी चीज़ें यहाँ पर बचती हुई दिखाई दे रही हैं। मेले में लगी आग कितनी विकराल थी, ये समझने के लिए कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 की ये तस्वीरें देखिए। सामने आई जानकारी के मुताबिक शाम 4:08 पर लगी आग चंद मिनटों में ही करीब 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैल गई, जिसकी चपेट में आकर करीब 130 टेंट राख हो गए। आग से पूरा का जो सेक्टर 19 का ये इलाका, यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ। और देखिए अब ये जो लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्श बनाई जाती झोपड़ियों में वो भी लकड़ी की होती है, देखिए। और इसीलिए जो तेजी से आग फैलती है। और आप देखिए पूरी की जो पूरी संतों की गृहस्थी है वो जलकर राख हो गई है। आप ये देखिए, ये जो जग है ये रखा रहा होगा, ये जल चुका है। यहीं एक पानी की बोतल दिख रही है, ये भी जल गई है। और देखिए ये लकड़ी के स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं। इस आग में कई संतों के शिविर और तंबू पूरी तरह तबाह हो गए। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए प्रोटेक्शन, कुछ भी नहीं बचा। माना जा रहा है कि इस आग में घी का काम शिविरों में रखे साधुओं और श्रद्धालुओं के बिस्तर और कपड़ों ने किया। इसी के चलते चंद मिनटों में ही लपटों ने एक के बाद एक कई तंबुओं को अपनी जद में ले लिया। सब कुछ जल के राख हो गया, आप सब देख ही रहे हैं। अब इसमें कुछ कहने का तो बचा ही नहीं है। पहले अग्नि लगी थी, फिर उसके बाद सिलेंडर फटे और फिर बढ़ती ही चली गई। सिलेंडर की वजह से इतनी बड़ी आग उसमें भी फैल गई, इधर फैल गई, जो कुछ था सब जल गया। एक गैस हम निकाल के ले आए थे जल्दी में, और कुछ नहीं बचा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे की वजह सिलेंडर ब्लास्ट था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, इसलिए प्रशासन की ओर से कुंभ में लगी आग की मजिस्ट्रेट जांच का फैसला लिया गया है। सिलेंडर फटने के कारण प्रथम दृष्टया है, लेकिन अभी वो जांच का विषय है। इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें कराई जाएगी। हालांकि रविवार की शाम को हुए इस हादसे के बावजूद संगम के किनारे रात होते होते हालात सामान्य हो गए और मेला क्षेत्र में महाकुंभ में हर रोज होने वाले कार्यक्रम और अनुष्ठान दोबारा शुरू हो गए। महाकुंभ मेले में आग को काबू करने के लिए बेहद आधुनिक और सुविधाओं से लैस तकनीकी का इंतजाम किया गया है। एडवांस फीचर वाले 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर लगाए गए हैं। LWT की क्षमता 35 मीटर तक आग को बुझाने की है। पूरे मेला क्षेत्र में 350 फायर ब्रिगेड रखे गए हैं। 2000 से ज्यादा प्रशिक्षित दमकल कर्मियों की वहां पर तैनाती है। मेला क्षेत्र में 20 फायर पोस्ट भी बनाए गए हैं। इसी इंतजाम की वजह से आग बहुत ज्यादा फैल नहीं पाई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान अनुमान कर लिया 170 झोपड़ी सहा हो गई, उनमें जो सामान होगा वो भी समाप्त हो गया। 170 झोपड़ी 4 बजे हुआ और 2-3 सिलेंडर बचे, बाकी जो संडास के भांडे वांडे थे अंदर लगे थे उसके भड़ाका हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। हाँ 45 कुटिया जितने थे। हम लोग बस इधर ही पहुंचे थे, अभी मेले में आज ही पहुंचे थे और जैसे पहुंचे एकदम धूमधाम से आग लग गई और आवाज़ आने लग गया, सिलेंडर फटने लग गया। तो हम लोग के भाग के एकदम दूर चले गए, फिर वापस आके देखा तो पूरा एकदम जल के राख हो गया था। ने बहुत साथ दिया। समझिए कि कितने लोगों की खालसा, कितने लोगों की जान बच गई, इसमें किसी को मतलब कोई दिक्कत नहीं आया। तो आग का लपट देके हम लोग मुझे कि कूड़ा वगैरह कोई जला है, उसका धुआं है, लेकिन जस्ट पता चला कि नहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी की सायरन हुई कि नहीं आग लगी है। दौड़े हम लोग और इतनी जल्दी में ये आग पे कंट्रोल किया गया। और फायर वाले एकदम बहुत एक्टिव आए, बहुत जल्द आ गए। 2 से 2.5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियां आ गई, सारी एक्टिव हो गए। तमाम सारा जल गया, धू करके सारा जल गया। टेंट योगी जी भी बोल के गए हैं, जिनकी टेंट जल गई है उनको पुनर्स्थापन के लिए बात करके गए हैं योगी जी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे संत परंपरा को मानने वाले जानने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन है कि जो भी इसकी घटना हुई है, जो घटना हो गई वो तो हो ही गई, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी बनती है तत्काल 24 घंटे के अंदर ये पुनः राउटी स्थापित करें और जो भी क्षति हुई है धन की उसको तत्काल पूर्ति करें, क्योंकि हमारे सन्यासियों की कोई खेती नहीं होती। हम सब गैस चूल्हा की चाबी को तो बंद कर देते हैं, बट सिलेंडर के पास जो चाबी होता है उसको नहीं बंद करते हैं। सिलेंडर तो लीकेज करेगा, वो तो अपना काम करेगा, वो अपना काम किया। ये लापरवाही हम जनता की है। प्रयागराज में प्रशासन ने मेले में लगी आग पर वक्त रहते काबू पा लिया, बुझा लिया गया, लेकिन महाकुंभ मेले में लगी इस आग ने राजनीति की तपिश बढ़ा दी है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज में ही मौजूद थे। उन्होंने रविवार की सुबह त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। शाम को जब मेला क्षेत्र में आग लगी तो फिर बचाव कार्य के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने के लिए अफसरों के साथ खुद मेला क्षेत्र पहुंचे थे और ग्राउंड जीरो पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की खबर सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ क्षेत्र में लगी आग की तस्वीर पोस्ट करके सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली के चुनाव में व्यस्त अरविंद केजरीवाल ने भी प्रयागराज कुंभ में हादसे की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग की घटना ने दिल को व्यथित कर दिया है। मैं सभी की सलामती की कामना करता हूं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विपक्ष की ओर से प्रयागराज में लापरवाही और महाकुंभ में बद इंतजामी का आरोप भी लगा दिया गया। महाकुंभ के में जो व्यवस्थाएं लोगों ने किया है, ये जो मेरी जानकारी में आया है कि केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया इन्होंने। जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। उसी का खामियाजा है कि आज ये आग लगी है। दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है वहां पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं। जहां पे करोड़ों तीर्थयात्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, अपनी आस्था में डूबे हुए हैं, वहां इतनी बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री खुद आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील है कि किसी भी प्रकार की जान मानी को हानि ना हो। इस प्रकार तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राहत की बात यही रही कि जहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे, वहां पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई भी जनहानि नहीं हुई। कुंभ में आग की यह खबर ना होती तो आज की सबसे बड़ी खबर सैफ कांड में आरोपी की गिरफ्तारी की होती। बात अब उसी की। आज सुबह सुबह खबर आई कि सैफ कांड का आरोपी पकड़ लिया गया, बाद में इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। सैफ पर हमले में इंटरनेशनल साजिश की थ्योरी भी सामने आई है, उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में जो मोटिव सामने आया है वो ये है कि आरोपी अपने देश बांग्लादेश वापस जाना चाह रहा था। अभी वो बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में बांग्लादेश से भारत आया था भागकर। बताया जा रहा है कि आरोपी 50,000 रुपए जमा करना चाह रहा था ताकि देश लौट सके। इसी वजह से उसने चोरी का फैसला किया। इसकी गिरफ्तारी की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। कैसे गूगल पे ने इसे पुलिस तक पहुंचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। आरोप सैफ अली खान पर हमला। मुंबई से सटे ठाणे की हीरानंदानी एस्टेट इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जिस जगह पर आरोपी छिपा हुआ था वहां तक पहुंचने का रास्ता कुछ इस तरह का है। इसी रास्ते से पहुंचकर पुलिस ने झाड़ियों में छिपे शरीफुल इस्लाम शहजाद को पकड़ा है। आरोपी यहाँ कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, यहाँ तक पहुंचने में किसने इसकी मदद की, ये जांच का मामला है। पुलिस ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी की खबर दी। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंस हुआ था। सैफ अली खान पर हमला करने वाले इस आरोपी को पकड़ने के लिए 35 टीमें लगी हुई थी, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर जो पुलिस वाले सादी वर्दी में दिख रहे हैं, इन्हीं 13 पुलिस वालों की टीम ने आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का चेहरा ढककर पुलिस दोपहर को मेडिकल के लिए ले गई थी।
बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर जिस आरोपी को पुलिस मुंबई और आसपास के इलाकों में 16 जनवरी से खोज रही थी, वो थाने में इस जगह पर पहुंची कैसे? ये शनिवार रात का वीडियो है। पुलिस की टीम हीरानंदानी एस्टेट के इलाके में पहुंची थी। एबीपी न्यूज को मोनू नाम का एक चश्मदीद मिला है, जिसके मुताबिक पुलिस की टीम रात करीब 8 बजे पहुंची थी और झाड़ियों में करीब 7 घंटे की तलाश के बाद 3 बजे उसे पकड़ा गया है। रात में आए हो 8 बजे, पहले लेबर कैंप में मिला नहीं तो उनको टिप मिली कि इधर सुपर टोटल नहीं बोलूँ 3:30 बजे वो आदमी मिला हमको इधर ऊपर वाले इसके ऊपर, मतलब भरने के ऊपर मिला, उसको पकड़ के फिर वो लेके। जिन झाड़ियों में आरोपी छिपा था वहां पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि ये बेहद सुनसान इलाका है। एबीपी न्यूज की टीम भी सुबह उस जगह पर पहुंची। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले उस आरोपी को इसी जगह से पकड़ा गया जहां पर फिलहाल मैं खड़ा हूं। मैं हूं मुंबई से सटे ठाणे शहर में, और ठाणे से भी थोड़ी दूरी पर कासरवडौली नाम का एक गांव है। इस गांव में फिलहाल मेट्रो के लेबर कैंप यहां पर बिठाए गए हैं। इस लेबर कैंप में कई सारे कर्मचारी रहते हैं और इसी लेबर कैंप के पीछे एक जगह है जो जंगल जिसे कहा जा रहा है, इसी जंगल में ये आरोपी छुपा हुआ था। जिस जगह पर आप देख रहे हो इस घास के नीचे ये आरोपी यहाँ पर छुपा हुआ था। जांच की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ती गई, वैसे वैसे इसके लोकेशन का पता चलता रहा। बांद्रा में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दादर गया, दादर से फिर वर्ली गया, वर्ली में नाश्ता करने के बाद फिर से दादर लौटा और दादर से ठाणे गया। ये सेंचुरी बाजार के बगल में ये जो स्टॉल है वहां पर आया था, जहां पर उसने नाश्ता किया। इस दौरान सुबह 10 के बजे तक वो यहाँ पर था। जो नाश्ता होने के बाद उसने पैसे गूगल पे के, यही एक क्लू था पुलिस को, जो पुलिस ने पकड़ के उसको वो कड़ी जोड़ते गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके मुंबई तक पहुंचा है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी ठाणे के एक होटल में काम कर चुका है। यहां उसे काम पर रखने वाले शख्स को पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हाउसकीपिंग का काम करता था। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस ने आरोपी की पूरी हिस्ट्री निकाल ली है। इसके पास से जो कुछ दस्तावेज मिले हैं उससे इसके बांग्लादेशी होने की पुष्टि हो रही है। बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत आने के बाद अलग अलग नामों से इसने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। विजय दास, मोहम्मद इलियास जैसे अलग अलग नामों से इसने अपनी पहचान बताई। कई जगहों पर काम किया। दावा है कि पूछताछ में उसने चोरी की नियत से सैफ के घर में घुसने की बात कबूल ली है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है। कोर्ट में जब इस आरोपी को पेश किया गया तो पुलिस की ओर से इंटरनेशनल साजिश वाली थ्योरी पेश की गई। जज साहब ने थ्योरी में दम माना और आरोपी को पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला लिया। लेकिन आरोपी के वकील ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने इस मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। कोर्ट में पेशी हुई तो आरोपी का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। जज साहब ने आरोपी का चेहरा दिखाने को कहा, नाम पूछा और ये भी पूछा कि क्या तुम्हें पुलिस से कोई शिकायत है। आरोपी ने ना में जवाब दिया। लेकिन पेशी के दौरान जो बातें कोर्ट ने कही है उसने सैफ पर हमले की कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। असल में जिरह के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि उन्हें ये पता लगाने की जरूरत है कि इस मामले का संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से है या नहीं। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद जवाब में कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष की तरफ से लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप को असंभव नहीं कहा जा सकता। तो क्या सैफ पर हमले के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है? इस थ्योरी की वजह है आरोपी का बांग्लादेशी मूल बताया होना। पुलिस ने इसके पास से जो दस्तावेज बरामद किए हैं उससे इसके विदेश मूल के होने की पुष्टि होती है। इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है।
लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने पुलिस की दलील पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंटरनेशनल साजिश के दावे को खारिज कर दिया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं बताया है कि उसमें पता चले कि इंटरनेशनल इश्यूज है। अभी वो बांग्लादेशी है ओरिजिन, ये नहीं है, वो अभी तक कंफर्म ये नहीं है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है। अब आरोपी को डिमांड में लेने के बाद पुलिस अलग अलग एंगल और थ्योरी पर काम कर रही है। ये पता लगाने में जुटी है कि इस शख्स को मुंबई तक पहुंचाने में किन लोगों का हाथ है। कोर्ट के सामने पुलिस ने रिमांड के लिए जो दलील दी, उसके मुताबिक चाकू के 3 टुकड़े हुए थे, 2 मिल चुके हैं, 1 की तलाश है। घटना के वक्त आरोपी ने जो कपड़े पहने थे उसका पता लगाना है। हमले के दौरान खून के छींटे आरोपी के कपड़े पर भी पड़े होंगे, ऐसे में वो बड़ा सबूत है। पुलिस आरोपी का ब्लड सैंपल लेना चाहती है, मदद करने वालों का पता लगाना चाहती है। यहाँ उसकी पहचान का कौन कौन रह रहा है, इसकी जांच करनी है। आरोपी पक्ष के वकील संदीप शेखाने का दावा है कि वो आरोपी के परिवार को जानते हैं। वकील पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, अपने क्लाइंट को फंसाने की बात कह रहे हैं। अगर सैफ अली खान कोई एक नॉर्मल आदमी तो नहीं है, जो उनके घर पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, अचानक कोई आदमी अचानक कैसे घुस गया, कैसे वो गया। जबकि पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये दावा किया गया है कि आरोपी को सैफ के घर की सुरक्षा का पूरा पता था, इसलिए उसने प्लानिंग की थी। मुंबई पुलिस बहुत सारे दावे कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। सैफ अली खान मामले से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। बात दिल्ली चुनाव की करेंगे, जहां चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में वार पलटवार का दौर हर बीतते दिन के साथ तेज हो रहा है। कल केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया था, आज आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सवालों की बौछार की, जिसके बाद प्रवेश वर्मा ने भी वीडियो दिखाकर आम आदमी पार्टी से तीखे सवाल पूछे। नई दिल्ली सीट पर कल पत्थर का प्रवेश हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आरोपों की नई लिस्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। टारगेट पर बीजेपी थी, प्रवेश वर्मा थे, हत्या वाली साजिश का जिक्र था और आतिशी के हाथ में उन हमलावरों की तस्वीर भी थी जिन पर आम आदमी पार्टी हमला करने का आरोप लगा रही है। पहली तस्वीर, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। दूसरी तस्वीर, रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। तीसरी तस्वीर, तीसरे व्यक्ति जो वहां पे मौजूद थे, यहाँ पे लाल शर्ट में आप देख सकते हैं, सुमित इनका नाम है। आतिशी ने एक एक कर 3 नाम गिनाए और तीनों को ही प्रवेश वर्मा से जोड़ दिया, तीनों को ही बीजेपी कार्यकर्ता बताया। आतिशी ने शैंकी, रोहित त्यागी और सुमित को हार्डकोर क्रिमिनल बताते हुए सभी की क्राइम कुंडली भी बताई। आतिशी के आरोपों के मुताबिक हमलावर शैंकी हार्डकोर क्रिमिनल है, जिस पर आईपीसी 394 के तहत मामला दर्ज है। रोहित त्यागी पर मर्डर का आरोप है, रोहित पर मुकदमा दर्ज है। सुमित भी हार्डकोर क्रिमिनल है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ, सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे, सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। आतिशी के बाद संजय सिंह ने माइक थामा, टारगेट पर बीजेपी ही थी। पूछा, ये हार्डकोर क्रिमिनल नई दिल्ली विधानसभा में क्या कर रहे हैं? ये केंद्र सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है? हमलावरों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? ऐसे हत्या करने वाले लोग, डकैती करने वाले लोग, ये क्या कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा में? ये प्रवेश वर्मा का प्रचार करने आए या अरविंद केजरीवाल की हत्या करने आए? किस लिए आए? इनका मकसद क्या है? ये जितने गुंडों की गाथा अभी आपके सामने विस्तार से आतिशी जी ने बताया, ये आए किस लिए है?
आम आदमी पार्टी ने पत्थर को प्रवेश से जोड़ दिया है, इसलिए प्रवेश वर्मा ने भी खुद ही मोर्चा संभाला। आतिशी हमलावरों की तस्वीर लेकर आई थी तो प्रवेश वर्मा हमले वाले वीडियो के साथ हाजिर हुए। प्रवेश वर्मा ने वीडियो दिखाते हुए कहा कि कार में बैठे ड्राइवर को केजरीवाल ने आदेश दिया था कि तीनों युवकों पर गाड़ी चढ़ा दो। तीनों लड़कों ने एक ही स्टेटमेंट दी है कि जब वो ड्राइवर ने देखा कि हम उनकी गाड़ी के आगे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। उसके इशारा करने के बाद में ड्राइवर ने गाड़ी को आगे चढ़ाया और तीनों को पैर में चोट लगी। जैसे जैसे 5 फरवरी नजदीक आ रही है, सियासी घमासान बढ़ रहा है, जुबानी हमले तेज हो गए हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के चुनावी चकल्लस में असली मुद्दा वोट और सिंहासन का है। राजधानी की खबरों से बाहर निकलते हुए लेकर चलते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की ओर। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की। अमेरिका में ट्रंप का दौर फिर से शुरू होने वाला है। 4 साल तक ट्रंप अमेरिका की सरकार चलाएंगे। भारत और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की टाइमिंग में तकरीबन 10.5 घंटे का फर्क है। वहां दोपहर 12 बजे ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा, यानी भारत में उसकी टाइमिंग होगी रात 10:30 बजे, यानी कल रात 10:30 बजे से अमेरिका को उसका 47वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन इस बार ट्रंप का शपथ ग्रहण थोड़ा अलग होने वाला है। वो खुले आसमान में नहीं, बंद कमरे में शपथ लेंगे। ट्रंप की शपथ से पहले क्या तैयारियां हैं, भारत से कौन कौन इसमें शामिल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 साल बाद अमेरिका की सत्ता में वापस आ रहे हैं ट्रंप। वॉशिंगटन में ट्रंप की शपथ से पहले वहां से 48 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जिसमें आतिशबाजी के साथ ट्रंप 2.0 का आगाज हो गया। चार साल बाद अमेरिका की सत्ता में वापस आ रहे हैं ट्रंप। वॉशिंगटन में ट्रंप की शपथ से पहले वहां से 48 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जिसमें आतिशबाजी के साथ ट्रंप 2.0 का आगाज हो गया। ट्रंप हालांकि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके समर्थकों के साथ विरोधियों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। शपथ से पहले वॉशिंगटन की सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। अब बात करते हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की। 40 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण व्हाइट हाउस की कैपिटल बिल्डिंग के अंदर होगा। इससे पहले जो राष्ट्रपति हुए हैं, चाहे बाइडेन हो या ओबामा, ज्यादातर राष्ट्रपतियों का शपथ ग्रहण व्हाइट हाउस की कैपिटल बिल्डिंग की वेस्ट साइड में हुआ था। मौसम विभाग के मुताबिक शपथ ग्रहण के वक्त वॉशिंगटन में तापमान माइनस में होगा, इसीलिए ट्रंप ने इंडोर शपथ ग्रहण का फैसला लिया। शपथ ग्रहण में देश विदेश से मेहमान आने वाले हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी को भी न्योता मिला है। शपथ से पहले ट्रंप ने अंबानी दंपत्ति से अमेरिका में मुलाकात भी की है। ट्रंप की शपथ और उसके बाद उनके संभावित फैसलों पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है। आज हम आपको ट्रंप 2.0 की वो 9 बड़ी बातें बताएंगे जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद कैसे फैसले लिए जा सकते हैं, जंग का क्या होगा, भारत में वो कब आ सकते हैं, सारी बातें, तमाम सवाल जिसका जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। अमेरिका में न सिर्फ राष्ट्रपति बदला है, बल्कि विचारधारा भी बदली है। डेमोक्रेट से अलग डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ सत्ता संभालने जा रहे हैं। आइए अब आपको ट्रंप 2.0 की कुछ अहम बातें बताते हैं। माना जा रहा है कि सत्ता संभालते ही ट्रंप अपने वादों को आक्रामक तरीके से पूरा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अपने कार्यकाल के पहले दिन 100 से ज्यादा फैसले लेने वाले हैं। ट्रंप का सबसे बड़ा वादा है अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने का। उन्होंने कहा भी था कि सत्ता में आते ही सबसे पहले उन्हें निकालेंगे। We will begin the largest deportation operation in American history, larger even than that of President Dwight D. Eisenhower.
ट्रंप की चेतावनी का ही असर है कि उनके शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका के बॉर्डर्स पर बड़ी संख्या में प्रवासियों को देखा गया, जो झोला उठाकर अमेरिका से वापस जा रहे हैं। एक और चर्चा ये है कि ट्रंप भारत भी आ सकते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने मोदी और ट्रंप की साल में 2 बार मुलाकात की संभावना जताई थी। ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस साल जब भारत में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन होगा, तब ट्रंप भारत के दौरे पर आएंगे। पिछले कार्यकाल में उनकी और पीएम मोदी की दोस्ती ने दुनिया का ध्यान खींचा था। उम्मीद है कि वही दोस्ती इस कार्यकाल में भी दिखे। एक मुद्दा अमेरिका में H-1B वीजा का भी है। इस वीजा के तहत दूसरे देशों के लोग अमेरिका में जाकर काम कर पाते हैं। भारत के लोगों को भी इससे फायदा होता है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप इस वीजा के नियमों को और सख्त करना चाहते थे, हालांकि फिलहाल वो इस पर नर्म है। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप का ये बदला हुआ रवैया मस्क की वजह से आया है, क्योंकि मस्क इस वीजा के समर्थन में रहे हैं। बात एलन मस्क की निकली है तो ट्रंप से उनकी यारी की भी चर्चा हो जाए। बिजनेसमैन ट्रंप को लेकर आशंका है कि वो उनसे 62 गुना ज्यादा अमीर दोस्त एलन मस्क के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। नेता नगरी में अमीर लोगों का सपोर्ट तो लिया जाता है, लेकिन खुलेआम उसका इजहार नहीं होता। लेकिन ट्रंप तो मस्क पर खुलेआम प्यार बरसाते हैं। अब आशंका है कि मस्क ट्रंप के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। Let me tell you, we have a new star. A star is born. Elon. He is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. बाइडेन से अलग ट्रंप चीन और अमेरिका के साथ चलने की वकालत करते हैं। Because China and the United States can together solve all of the problems of the world. शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने जिनपिंग से बात भी की। हालांकि उनके कार्यकाल शुरू होने से पहले अमेरिका में चीन की कंपनी टिकटॉक को बैन कर दिया गया। ट्रंप ने टिकटॉक बैन पर जिनपिंग से भी बात की, मतलब उनकी कंपनियों पर भी बैन लगा रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। अब ट्रंप की ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है, आने वाले दिनों में इस पर शायद थोड़ी क्लैरिटी आए। ट्रंप के आने से अमेरिका की विदेश नीति भी बदलेगी। जो बाइडेन पुतिन को हर दिन खरी खोटी सुनाते थे, ट्रंप उनकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए अमेरिका उनके साथ डील भी कर सकता है। वहीं बाइडेन के सपोर्ट से जंग लड़ रहे ज़ेलेंस्की अब चर्चा से बाहर हो गए हैं। ट्रंप मानते हैं कि अमेरिका बेवजह ज़ेलेंस्की को जंग लड़ने के लिए इतने पैसे दे रहा है। जंग के दूसरे मोर्चे में भी ट्रंप का बड़ा रोल होगा। इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर डील को बाइडेन अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते हैं, जबकि ट्रंप के सपोर्टर्स कहते हैं कि उनकी चेतावनी से डरकर हमास बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ। ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले हमास बंधकों को नहीं छोड़ेगा तो बहुत बुरा होगा। Back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. अब ट्रंप की जिम्मेदारी होगी कि अगले 4 साल तक गाजा में शांति बनी रहे। ट्रंप की शपथ के बीच ईरान ने अपना नया नेवल बेस दिखाते हुए दुश्मन ट्रंप को मैसेज दिया है। दरअसल अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ईरान के लिए काल बन गए थे। उन्होंने 2018 में एक तरफा फैसला लेते हुए ईरान से परमाणु समझौता तोड़ दिया था और तब से ईरान और ट्रंप जानी दुश्मन है। ट्रंप की सत्ता में वापसी और मस्क की अमेरिकी सरकार में संभावित दखल से क्रिप्टो करेंसी का बाजार गर्म है। ट्रंप ने क्रिप्टो मार्केट में अपना नया सिक्का लॉन्च किया है। ट्रंप मीम कॉइन की कीमत 2 दिनों में 36 लाख करोड़ की हो गई। ये एक सिक्का क्रिप्टो के बाजार में करीब 3000 रुपए तक बिका है। क्रिप्टो नए जमाने की डिजिटल करेंसी है जिसे एलन मस्क काफी प्रमोट करते हैं। तो ये थी ट्रंप 2.0 की कुछ अहम बातें जो उनके शपथ से पहले आपको जाननी जरूरी थी। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे ट्रंप अपनी विदेश नीति से दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि उनकी शपथ और कार्यकाल के शुरुआती दिनों पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप के शपथ ग्रहण की हर एक खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देख रहे हैं जनहित। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ के मेले में 2 दुश्मन देशों के श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो एक ही अखाड़े में श्रद्धा का पाठ शांति से पढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। नाउम्मीदी के बीच महाकुंभ दुनिया को यही संदेश दे रहा है। 2 दुश्मनों का महाकुंभ में मिलन हो रहा है। ये तस्वीर अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। रूस और यूक्रेन दुश्मन देश के श्रद्धालु एक साथ मिलकर भजन गा रहे हैं।
आरती कर रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव के निवासी अलेक्जेंड्रा अब जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर विष्णु देवानंद के नाम से जाने जाते हैं। महाकुंभ की धरती से रूस और यूक्रेन के बैर को मिटाने का संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग रूस के हैं, कुछ लोग यूक्रेन के हैं और यहाँ पर सनातन धर्म के रंग में रंगे हुए हैं। भगवान शिव की आराधना हो रही है, भगवान दत्तात्रेय की आराधना हो रही है। और दत्तात्रेय की आराधना इसलिए हो रही है क्योंकि जूना अखाड़ा जो है उसके इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। आप इनके चेहरों को देखकर, इनके भाव को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये उन दो देशों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर तनाव अपनी चरम सीमा पर है। महामंडलेश्वर विष्णु देवानंद भले ही हिंदी या इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन संदेश साफ है, युद्ध की नहीं, हम सिर्फ भगवान की बात करते हैं। Потому что по-другому философия Адвайты не может быть. И мы надеемся, что распространяя такое мировоззрение, когда-нибудь все люди поймут это и все войны наконец-то закончатся. संगम के किनारे ये वर्ल्ड वाइड सनातन धर्म शिविर की तस्वीरें हैं, जिसमें रूस, यूक्रेन, जर्मनी और जापान तक के श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ की धरती से आ रही ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है कि आध्यात्म जहां असल में होता है, वहां युद्ध नहीं होते, फिर चाहे युद्ध रण क्षेत्र के हों या फिर अंतर्मन के। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरी गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और अब आज का जनहित मंत्र। जीवन में क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। इनके खत्म होने के बाद ही नुकसान का पता चलता है। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।